आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिसीजन ट्री के बारे में है। डिसीजन ट्री एक एल्गोरिदम है जिसमें हम जो है डिफरेंट एक ट्री बनाते हैं, एक नोड्स पे जो मुश्तमिल होती है, और उसका डिसीजन जो है वो हम जो है नोड्स के डिसीजन पे लेते हैं। और फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक डेटा सेट है टेनिस का, लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था। टेनिस प्लेइंग का एक हमारे पास डेटा है जिसमें हमारे पास एक रिकॉर्ड है जिसमें मुख्तलिफ पैरामीटर को हम देख रहे हैं। आउटलुक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है। बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर इन पे डिसाइड होता है कि टेनिस खेला जाता है या नहीं खेला जाता। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कंडीशन है वो सनी है, माइल्ड है। आपके पास आउटलुक आपके पास है सनी। सेकंड जो कैटेगरी टेम्परेचर आपके पास है माइल्ड, और ह्यूमिडिटी आपके पास है हाई, विंड आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग है। तो क्या हम ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि टेनिस खेला जाएगा। और याद रहे कि ये रिकॉर्ड, ये जो आपसे पूछा गया है, ये अगर आप टेबल में देखें तो हमारे पास ये डेटा नहीं है। अगर ये डेटा होता तो हम ऑलरेडी टेबल से उठा लेते कि टेनिस खेला गया था या नहीं खेला गया था। इसके मुकाबले में अगर आप देखें, सनी, माइल्ड, हाई और वीक है, बट स्ट्रॉन्ग नहीं है। और वीक का जो रिजल्ट है वो 9 है। ये मैंने जस्ट आपकी समझ के लिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया था कि ये इंफॉर्मेशन टेबल में हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इसको हमने प्रेडिक्ट करना है। तो क्या टेनिस खेला जाएगा अगर हमारे पास सेमी, माइल्ड, हाई एंड स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स हों। हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि टेनिस जो है वो खेला जाएगा जब हमारे पास टेबल में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम कैसे इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हम क्या रूल बनाएं कि हम जो है कुछ रूल बनाएं जिससे हम डायरेक्ट डिसाइड कर सकें कि टेनिस खेला जाएगा या खेला जाता है कि नहीं। जो पैटर्न है डेटा का, फॉर एग्जांपल ये एक पैटर्न है सनी, माइल्ड, हाई एंड स्ट्रॉन्ग। ये पैटर्न हम निकालें और इस बेस पे हम डिसीजन ले लें। हम एक और डेटा सेट लेते हैं, एक सिंपल सा, जिसमें हमारे पास 5 डेज का डेटा है और हमारे पास 3 मुख्तलिफ पैरामीटर है, ए, बी, सी। एंड देन हमारे पास कुछ रिजल्ट है जिसमें ट्रू ट्रू और ट्रू फॉल्स फॉल्स है। फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक क्वेरी आती है कि विल ही प्ले टेनिस इफ ए इज इक्वल टू फॉल्स। तो अगर आप ए को देखें, अगर आप इस कंडीशन को, विल ही प्ले टेनिस, अगर आप इस क्वेरी को देखें, विल ही प्ले टेनिस इफ ए इज इक्वल टू फॉल्स। तो अगर आप फॉल्स देखें ए के, तो लास्ट 3 फॉल्स है। तो इट मींस पहले तो चले गए, रिमूव हो गया आपके पास, सिर्फ ये 3 डेटा है। देन हमारे पास दूसरी कंडीशन है कि बी इज इक्वल टू ट्रू। तो हमारे पास ये डेटा सिर्फ रह जाता है, बाकी 2 फॉल्स है हमारे पास। जब हम थर्ड कंडीशन को देखते हैं तो सी इज इक्वल टू ट्रू। तो सी ट्रू हमारे पास नहीं है। इट मींस ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस टेबल में। तो इसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? या अगर हमारे पास एक और क्वेरी है जिसमें a इज इक्वल टू ट्रू है, a इज इक्वल टू ट्रू है, ए ट्रू को देखा जाए तो ये हमारे पास a इज इक्वल टू ट्रू है, ठीक। b हमारे पास फॉल्स है, तो इस रीजन में हमारे पास b फॉल्स है ही नहीं। इट मींस ये क्वेरी हमें फुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रही बेस्ड ऑन दिस टेबल। तो और c को अगर देखा जाए तो इसमें c इधर फॉल्स है, बट b हमारे पास फॉल्स नहीं है। तो ये जो है हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि इस डेटा पे टेनिस खेला गया या नहीं खेला गया।
अगर हम इसको एक और एंगल से देखें, फॉर एग्जांपल हम सिर्फ एक इनपुट को फोकस करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। जो बी और सी के फॉर एग्जांपल हम उसको हाइड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो एक पैरामीटर है उस पर क्या रिजल्ट आता है। तो जो आप अगर आपके पास ए ट्रू हो तो प्ले ट्रू है, ठीक। और जब आपके पास उसके अलावा हो तो इसका मतलब है कि वो फॉल्स है। हाँ यस, बट ट्रू पे आपके पास रिजल्ट सारा ट्रू आ रहा है। फॉल्स पे भी एक केस में ट्रू है, बट ट्रू पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो इट मींस फर्स्ट हमारी कंडीशन ये है कि इफ a is equal to true then tennis is true, tennis is played, ठीक। दूसरा केस अगर हम देखें, हम जब बी को कंसिडर करें तो आपके जो when b is equal to true then tennis is played, ठीक है। ये हमारे पास होमोजीनियस रिजल्ट बिल्कुल डायरेक्ट हमें मिल रहा है कि जब बी ट्रू हो तो टेनिस खेला गया, ठीक। तो एल्स जब आपके पास बी फॉल्स है तो प्ले इज फॉल। सिमिलरली अगर हम सी को देखें तो सी जब ट्रू है तो देन हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है, तो कंफ्यूजन है इसमें। तो जो हमें अच्छे रिजल्ट दे रहा है वो बी दे रहा है, क्योंकि इसमें एक होमोजेनिटी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप इस कंडीशन को देखें जो हमें पहले डिस्कस हुआ तो हमें बी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी मिल रही है कि वो हमें कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट दे रहे हैं। कंक्लूजन, इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि अगर बी हमारे पास ट्रू हो तो हमारे पास टेनिस ट्रू है, टेनिस प्ले ट्रू है, एल्स वो फॉल्स है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम एक पैरामीटर बी को कंसीडर करें तो इसका मतलब है कि जब बी ट्रू है तो टेनिस ट्रू जो है वो आपके पास टेनिस प्ले इज ट्रू है, ठीक है। हमने बी को क्यों चूज किया, क्योंकि इसमें हमें एक होमोजीनियस रिजल्ट मिल रहा है और सॉलिड रिजल्ट मिल रहा है। अगर बी को हमने देख लिया, अगर इसमें ये ट्रू है तो इट मींस आपके पास प्ले ट्रू है। आप लोगों को समझ आ रही? हम इस आइडिया को एक्सटेंड कर सकते हैं दूसरा जो हमारा डेटा सेट था पहले वाला। ओके, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या चीज है? एंट्रोपी को समझने के लिए आपको कुछ एग्जांपल पहले समझने हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 सेट्स हैं 10 डेटा के। हर सेट में हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेटा है। तो इसमें जो आपके पास पहले 2 सेट्स हैं वो उसमें हेटेरोजेनिटी क्या है? क्या वो डिसऑर्डर है? नहीं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 एंड 1 है। सिमिलरली आप सेट 3 और सेट 4 को देखें, इन दोनों में सबसे डिसऑर्डर्ड कौन सा है? सेट 4 हमारे पास उसमें 0 ज्यादा है, 1 कम है। सेट 3 जो हमारे पास है उसमें इक्वल्स 1 इन जीरोस है। तो हमने इस डेटा सेट के डिसऑर्डर या हेटेरोजेनिटी को देखना। तो जो आपकी एंट्रोपी है वो एक्चुअली फंक्शन है, फंक्शन में जो हमारे पास हेटेरोजेनिटी मेजर कर रहा है, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। तो ऐसा फंक्शन मेजरिंग द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, जिसको हेटेरोजेनिटी भी कहते हैं, उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 to 9 सेट्स हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो हेटेरोजेनिटी आपकी जो है, अगर आप इसको देखें, लास्ट को देखें और फर्स्ट को देखें, तो ये होमोजीनियस है। सर एक क्वेश्चन है, लेकिन जब आप मेट की तरफ जाएं तो आपके पास जीरोस और 1 इक्वल कहीं और है। जब इक्वल रिजल्ट दोनों में आ रहा है तो इसका मतलब है कि ज्यादा हेटेरोजीनियस है। तो ये ऑर्डर आपका जो है वो होमोजीनियस से होता हुआ होमोजीनियस की तरफ आ रहा है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन जो हेटेरोजेनिटी है वो मेट में कहीं ज्यादा है। आप मेट में ज्यादा होंगे तो आपके पास इक्वल 0 और 1 है, तो आप सेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते डायरेक्ट की केस में ये 1 से ज्यादा या प्ले है या नो प्ले, फॉल्स प्ले और ट्रू या प्ले फॉल्स।
अगर आप इसको इससे कंसिडर करें। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास होमोजेनिटी से लेकर होमोजेनिटी तक रिजल्ट दे रहे हैं, तो बट मिड में आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसमें हेटेरोजेनिटी ज्यादा है। तो इसको अगर हम इस इंफॉर्मेशन को प्लॉट करें तो ये कुछ आपको ऐसे ही दे रहा है। अगर जीरो है तो हेटेरोजेनिटी जीरो है एक्सट्रीम केसेस पे, बट मिड में आपकी जो हेटेरोजेनिटी वो इंक्रीज हो रही है। ठीक हो गया। तो प्लॉट अगर आप इसको देखें, एंट्रोपी का जो प्लॉट है वो इस तरह होगा। जो आपके एक्सट्रीम पॉइंट हैं उस पे आपके पास रिजल्ट जीरो आ रहा है, बट मिडल में आपके पास एंट्रोपी 1 आ रही है। ठीक है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो ये एक फंक्शन है जो आपके डिग्री ऑफ डिसऑर्डर को मेजर करता है। तो इसका जो इक्वेशन है एंट्रोपी फाइंड करने के लिए वो है -p1 log of 2 and probability 1। तो इसको आप कहते हैं ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है p1, p0 और p0। तो और इसके जो माइनस साइन है उसको आपने याद रखना। ये एंट्रोपी की इक्वेशन है, जनरलाइज इक्वेशन है, जिसमें p1 आपके पास प्रोबेबिलिटी है जो कि p1 द प्रोबेबिलिटी दैट वन अपीयर्स इन सेट, और p0 जो है आपके पास प्रोबेबिलिटी है जीरो अपीयर होने की किसी सेट में। ठीक हो गया। तो अगर आप इस आपके पास फॉर एग्जांपल ए कोई सेट आ गया जो कि उस इंफॉर्मेशन से उठाया गया है जो लास्ट स्लाइड में आपने देखा। तो अगर आप इसमें देखें तो जो 1 की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 3 आउट ऑफ 10 है, और 0 की प्रोबेबिलिटी आपके पास ये एक्चुअली 0 है। 5 1 2 3 4 5 6 7 8 3/8 और 5/8 ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है इस सेट में। तो जब आप इस प्रोबेबिलिटी को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आता है 0.954। ये इसकी एंट्रोपी है या डिसऑर्डर, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस है इस डेटा सेट। सर एक क्वेश्चन यहाँ पर, तो अगर हम इसको जनरलाइज करें तो अगर कोई भी सेट जिसमें आपके पास कंपोनेंट हो या वैल्यूज हो C1 से लेकर Cn तक, तो जो इसकी इक्वेशन होगी एंट्रोपी की वो ये जनरलाइज होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जस्ट C1 एंड C2 हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं C1 log 2 PC1 माइनस PC2 log PC2। तो ये आपके पास एंट्रोपी आ जाएगी। इस तरह जितने भी C होंगे आपके पास कंपोनेंट होंगे उसको आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सेट में जस्ट 2 थे, 0 एंड 1, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो हम इस फॉर्म में लिख सकते। कोई क्वेश्चन है? सर ये हमें डिसऑर्डर बता दिया कि आपके सेट में कितने हैं, तो उसका हमें क्या फायदा है? ये आगे हम जो है जब हम आगे पढ़ रहे हैं, आगे स्लाइड्स में आ रहे हैं कि एंट्रोपी की जरूरत की। अगर आपने शुरू वाला एग्जांपल देखा था तो जिस इक्वेशन में होमोजेनिटी थी उसके बारे में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कर रहे थे कि सेट है, लेकिन जैसे ही सेट में हमारे पास हेटेरोजेनिटी आ रही थी तो हमारे लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो गया कि हम किस सेट को सेलेक्ट करें। तो उस हेटेरोजेनिटी को मेजरमेंट के लिए हमारे पास एंट्रोपी है, जो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है कि इसमें हमारे पास हेटेरोजेनिटी जितनी ज्यादा होगी हम उसको अवॉइड करेंगे। ठीक। अच्छा, तो अब हमारे पास ऑनलाइन की शायद आपको आवाज नहीं आ रही, वो कह रही है कि आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। ऑनलाइन आप लोग की आवाज आ रही है? आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? सर ये फार्मूला एंट्रोपी का, सर इसमें जो नेगेटिव साइन है हमें क्या शो करेगा? मीन कि हम सब की एंट्रोपी को सम अप कर रहे हैं और एट द एंड हमारे पास नेगेटिव साइन है, एक सारी किस चीज को शो कर रहा है बेसिकली? ओके, ये एक्चुअली इसके इक्वेशन में है, बट ये एंट्रोपी चूंकि आपके पास एंट्रोपी जो आपके पास आएगी वो एक्चुअली
वो आपके पास जो है वो 0 और 1 के दरमियान आएगी लॉग की वैल्यू। तो जो लॉग की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है वो नेगेटिव है एक्चुअली, ठीक हो गया। तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव आएगा। जी उस्मान, आपको आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। तो जो नेगेटिव एंट्रोपी में वो एक्चुअली, एक मिनट, क्योंकि ये आपके पास log 2 है, तो log 2 जो है वो हमेशा इस फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जांपल हम एक वैल्यू को कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल 1/2 log 1/2। तो इस की जो वैल्यू है ना वो नेगेटिव आएगी, कोई वैल्यू आ जाएगी इसकी, फॉर एग्जांपल वो x है, तो ये नेगेटिव उस वैल्यू को पॉजिटिव कर लेगा। तो इसलिए नेगेटिव साइन यूज होता है एंट्रोपी को। और ये एंट्रोपी चूंकि काइंड ऑफ डिसऑर्डरनेस को शो करे, जो कि एक नेगेटिव चीज है, तो इसलिए उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करें। जी कोई क्वेश्चन उस्मान? यस सर, ये जो हमारे पास log of 2 है, बेस जो है सर, ये बेसिकली शो कर रही है हमारे पास किसके अंदर सेट के कितने हमारे पास वेरिएशंस हैं, मींस के 1 2 3 कितनी बार हो रहे हैं। जी सो लेट्स सपोज सर हमारे पास ये क्या रेंज है हमारे पास, ये कब तक हो सकते हैं कि हम इसकी लॉग की वैल्यू को वहां तक लेके जा सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशंस हैं? चूंकि वैल्यू आपके पास लॉग की वो आती है 0 और 1 के दरमियान में, और चूंकि आप बाइनरी डिसीजन ले रहे हैं यस और नो की, तो इसलिए लॉग 0 और 1 यूज हो रहा है, ठीक। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 के दरमियान में होगी, जो जिसका लॉग है नेगेटिव होगा, और उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आप एक नेगेटिव लगाते हैं इक्वेशन के शुरू में। जी और कोई क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन ये था उनका कि जो एंट्रोपी में नेगेटिव साइन है वो क्यों यूज हो रहा है। तो आंसर तो आपने सर एक सुन लिया है, बस क्वेश्चन जो आप लोग सर। जी अरमान, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर, तो क्वेश्चन ये है कि बेसिकली हम एंट्रोपी निकालते क्यों है, मतलब अगर डिसीजन ट्री में हमारा एंट्रोपी का क्या काम है, हेट्रोजीनियस, इसका क्या मतलब है? ओके, ये अभी मैंने बिलावल से का क्वेश्चन था जो मैंने आंसर कर दिया, मे भी आपने नहीं सुना होगा। उनका क्वेश्चन ये है कि हम एंट्रोपी की जरूरत क्यों है हमें, क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा था, मैं दोबारा कह देता हूँ। एक्चुअली जो हमें होमोजेनिटी चाहिए जिसपे हम डायरेक्ट कोई डिसीजन लें। अगर हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड जीरोज आ रहे हैं और 1 आ रहे हैं किसी पैरामीटर पे, तो वो उस बेस पे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं कि जब ये फॉर एग्जांपल जो हमारे पास बी पैरामीटर था पिछले सेट में, उसमें आपके पास डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स की वैल्यू थी या 0 और 1 की वैल्यू थी। अगर बी 1 है तो आपके पास डिसीजन 1 है, अगर बी 0 है या फॉल्स है तो डिसीजन आपके पास 0 है या फॉल्स है। तो हमें जो एक ऐसा पैरामीटर चाहिए जो कि हमें होमोजीनियस इंफॉर्मेशन दे। प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास होमोजीनियस डेटा ना हो, तो उस बेस पे आप डिसीजन कैसे लेंगे, या जो आप एक ट्री बनाने की कोशिश करें कि हमारे पास एक ट्री बने, तो जो डिसीजन लेना है ट्री के नोड पे वो किस बेस पे लेंगे। तो जब आपके पास हेटेरोजेनिटी आएगी सेट में, तो आपके पास एक पैरामीटर होना चाहिए जिस बेस पे आपको कम हेटेरोजेनिटी मिले और उस बेस पे कोई डिसीजन ले ले। तो इसलिए हम एंट्रोपी यूज करते हैं। जी अरमान। ठीक है सर, जी बिल्कुल सर, मैं समझ गया। ओके, तो अगर हमारे पास एक डेटा सेट हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ये वाला डेटा सेट है जिसमें इक्वल 0 और इक्वल 1 है, तो इस तरह की जब डेटा सेट आ गया तो आपके पास डिसीजन लेना मुश्किल है, क्योंकि आधे 1 है और आधे फॉल्स है। तो क्या आप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे?
डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए अगर आपके पास इस तरह कोई डेटा सेट है और इसकी आप पार्टीशनिंग कर सकते हैं कि मैं इसको डिवाइड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 पार्ट्स में इस डेटा सेट को, और आप क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये डेटा सेट आपने बनाया जिसमें 2 1s है और 3 zeros हैं, और नेक्स्ट आप डेटा सेट बनाते हैं जिसमें 2 1 है और 1 0 है। इनको अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली सेम डेटा सेट है, बट आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सिमिलरली आपके पास एक और डेटा सेट है जिसमें मैक्सिमम 1 है और उसमें मैक्सिमम zeros है। तो जब इस तरह के सिनेरियोज आ जाती है तो उसके लिए एंट्रोपी का फार्मूला क्या है? उसके लिए एंट्रोपी का फार्मूला ये है कि आपने पार्टीशन जो है वो उसका एक रेशो बनाना है विद रिस्पेक्ट टू दैट सेट। तो कोई पार्टीशन है फॉर एग्जांपल, इसमें अगर आप देखें तो 5 एलिमेंट्स हैं और बट टोटल 8 है, तो जो आपका पार्टीशन बनेगा 5/8। तो ये पार्टीशन जो हमें चाहिए वो उसके लिए हमने वो फार्मूला यूज करना है P/S, P पार्टीशन डिवाइड बाय टोटल सेट। एंड देन सिमिलर आपके पास जो नॉर्मल एंट्रोपी का फार्मूला है माइनस लॉग वाला, वो यूज होना है। एंड लॉग ऑफ P आपके पास आएगा क्योंकि आप पार्टीशन का कर रहे हैं। तो इसको हम एग्जांपल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेम जो पार्टीशन हमने पिछले स्लाइड्स में की है, तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी? अगर आप इसकी इक्वेशन को एक्सटेंड करें तो जो आपके पास 1 है वो 2/5 है। इस पार्टीशन में आप सिर्फ देखें जो पार्टीशन आपने उठाया, अगर आप देखें तो इस पार्टीशन में आपके पास 1 जो है वो 2 है, 1s जो हमारे पास 2 है एंड zeros हमारे पास 3 है आउट ऑफ 5। ठीक हो गया। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी P0 बन रही है या P1 बन रहा है वो 2/5 है, जो आपके पास P0 बन रही है वो 3/5 है। तो इस बेस पे अगर आप इसकी एंट्रोपी निकालें तो वो एंट्रोपी आपके पास बन जाती 0.97। ये बहुत इजी है, अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो ये विद इन सेकेंड्स ये रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे। जस्ट आपने log 2 कंसीडर करना है। एंड देन अगर आपके पास सेकेंड पार्टीशन है उस सेट की, अगर आप इसकी P1 आपके पास बनता है 2/3 और P0 आपके पास बनता है 1/3। तो जब इसकी आप एंट्रोपी कैलकुलेट करते हो 0.92 बन रहा है। इस तरह हमने एक और पार्टीशन बनाया है जिसमें आपके पास 1 जो है 4 आउट ऑफ 5 है और zeros आपके पास 1 और 5 है। एंड जो आपके पास फोर्थ सेट है पार्टीशन है उसमें आपके पास P1 आपके पास वो P1 आपके पास 0 है 0/3 और जो आपके पास P0 है वो 3/3 है। तो जो आपके पास एंट्रोपी आ रही है वो 0 आ रही है इस केस में। बट तो अब आपने जो है इसका क्या करना है, अब चूंकि वो एक सेट था उसको आपने 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लिया, तो आप इसका वेटेड एवरेज लेंगे जो हमने इस क्लास में पढ़ा था, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट जो मैंने CGPA का एग्जांपल दिया था। अब इसका जो पहला सेट है उसकी जो एंट्रोपी आई है वो 0.97 है, बट उसमें जो सेट है वो क्या है 5 है, 5 एलिमेंट्स आउट ऑफ 8 है, 5 एलिमेंट्स आउट ऑफ 8। तो इसकी जो एंट्रोपी है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसमें 3 एलिमेंट हैं 3 आउट ऑफ 8, तो 3/8 इसका वेटेज है। तो इस टोटल सेट की जो एंट्रोपी बनती है वो आपके पास 0.95 बनती है। अब आप गौर करें, सिमिलरली इस एग्जांपल को देखें जो आपके पास ये एक्चुअली 0.81 नहीं है 0.72 है, तो 5/8 आपके पास आ रही है 0.72 की। ठीक हो गया।
और ये 3/8 आपके पास आ रहा है वो 0, इसको करेक्ट करना चाहिए। ये अगर 0.72 आ रहा है तो इधर 0.72 होना चाहिए। ठीक हो गया। तो जब आप पार्टीशन करते हैं किसी सेट की तो उसकी जो एंट्रोपी होगी वो आपने वेटेड एवरेज से फाइंड करनी है। Let's return back to a simple data जो हमने C क्लासेस का डेटा लिया था, हम उसकी तरफ जाते हैं। जो हमने डिसीजन लिया था B पे, उसमें क्या थे, 3 ट्रू थे और 2 फॉल्स थे, उस बेस पे हमने डिसीजन लिया था। तो जो हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट अच्छा है इस केस में, बी एट्रीब्यूट हमारे पास अच्छा था क्योंकि उस पे हम सॉलिड डिसीजन ले सकते थे, बाइनरी डिसीजन ले सकते थे उसके डेटा पे। अब हम क्या करते हैं, इसको पार्टीशन करते हैं। इसकी पार्टीशन जब करते हैं तो ट्रू जो हमारे पास केस बनता है, एफ बी इज इक्वल टू ट्रू, तो हमारे पास 3 ट्रू आते हैं और 0 फॉल्स आते हैं। तो आप इसको देखें, बी जब ट्रू है तो हमारे पास डिसीजन ट्रू है, अब इसमें कोई बी फॉल्स नहीं है। ठीक हो गया। सिमिलरली जब हमारे पास बी फॉल्स है, हमारे पास कोई ट्रू नहीं है, तो एक सेट बना सकते हैं उससे। तो इसमें कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो, विच एट्रीब्यूट पार्टीशंस जो है, पार्टीशन हमने बना लिए, लोवेस्ट एंट्रोपी हमें दे रहा है। हमने लोवेस्ट एंट्रोपी को देखना है, लोवेस्ट ऑर्डर ऑफ हेटेरोजेनिटी को देखना है। ठीक हो गया। तो लोवेस्ट एंट्रोपी हमें चाहिए होगी किसी भी डिसीजन लेने के लिए। सही। जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है 3 जो है एट्रीब्यूट्स का, तो जो हमारा पहला केस था जिसमें हमने बी के 3 ट्रू थे आउट ऑफ 5 और 2 फॉल्स थे आउट ऑफ 5, उस बेस पे अगर हम इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करें तो वो रिजल्ट हमें दे रहा है 0.97। तो क्या ये एंट्रोपी ठीक है, हमें अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ये हमने देखना है। हम इसको डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ क्लासेस, मुख्तलिफ पार्टीशंस में। तो हमारे पास ये केस है, तो जो हमारे पास पहला केस बनता है, ये केस एक ही केस में, ये दूसरा है और ये तीसरा है। 3 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास ए बी सी। तो केस 1, केस 2 और केस 3। तो अगर आप इस केस को कंसिडर करें, इसमें क्या है, आपके पास 2 ट्रू है बी की केस में, 2 ट्रू है, उस ट्रू में कोई फॉल्स नहीं है, 0 फॉल्स। और जब केस 2 में क्या है, आपके पास जब 1 ट्रू है और 2 फॉल्स है, रिजल्ट को देखिए। ठीक। तो जब आपके पास ये केस है तो इसकी आप एंट्रोपी कैलकुलेट करें, क्या आ रही है। तो चूंकि ऑल ट्रू है, ऑल ट्रू है, इट मींस फॉल्स की प्रोबेबिलिटी 0 है, 0 बाय समथिंग, तो 0 आ जाएगा आपके पास। तो जो आपके पास एक प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 1 है, बाकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 0 है, क्योंकि आपके पास फॉल्स जो है वो 0 है। समझ रहे हैं इसको। तो जो आपके पास एंट्रोपी बन रही है इसकी, इस केस में वो एंट्रोपी हमारे पास 0 आ रही है। ठीक हो गया। दूसरे केस में हमारे पास क्या है, 1 in 3 is true but 2 in 3 is false। जो आपके पास एंट्रोपी बन रही है वो 0.92 बन रही है। ये अगर आपके पास कैलकुलेटर हो, हर किसी के पास मोबाइल है तो वो कैलकुलेट कर सकता है इसको। आप अपनी साइट पे कैलकुलेटर खोलें मोबाइल में और इसको कैलकुलेट कर लें।
एक एग्जांपल को कैलकुलेट करें ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। इसको कर ले 1/। अगर आप इसको मैटलैब में देख लें, ये स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? अगर आप देखें इसको मैटलैब में, -1/3 multiplied of 2 of 1/3 -2/3 multiplied of 2 of 2/3। अगर आप इसको, आपको रिजल्ट मिला है 0.9183 जो कि 0.92 के बराबर। इस तरह आप सारे कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा ही इजी है ये समझ के लिए कि ये तो सिमिलरली जब आपके पास ये एंट्रोपीज आ गए हैं दोनों की सेट की, एक सेट की प्रोबेबिलिटी एंट्रोपी 0 आ गई एंड दूसरी की हमारे पास 0.92 आ रही है, तो इसका जब आप वेटेड एवरेज करते हैं 2/5 एंड 3/5 तो 0.55 आ रहा है आपके पास एंट्रोपी। केस 2 देखते हैं, केस 1 और केस 2। उसमें आपके पास जो फर्स्ट केस है उसमें ऑल ट्रू है, तो इट मींस प्रोबेबिलिटी 1 है उसकी, ठीक हो गया। तो 1 log of 1 वो आपके पास 0 दे रहे हैं, 1 log 2 of 1 is equal to 0। तो जो आपके पास एंट्रोपी आ रही है वो 0.0 आ रही है केस 2 के सेट नंबर 1 को। सिमिलरली जब आप दूसरा सेट देखते हैं तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्योंकि ऑल फॉल्स है, तो इट मींस एक 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, दूसरा log 2 में 1 जो है वो 0 होता है तो आपके पास 0 आ जाता है। तो केस नंबर 2 जो है जिसमें हमने बी एट्रीब्यूट को कंसीडर किया था एंट्रोपी के लिए, उसकी एंट्रोपी हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। और इसका जब आप वेटेड एवरेज करते हैं तो एंट्रोपी हमारे पास 0 आती है। तो अगर आप देखिए उसकी 0.55 है, इसकी 0 है। बी को हमने ऑलरेडी चूज किया था ड्यू टू इजी डिसीजन, तो उसकी जो एंट्रोपी हमारे पास आ रही है वो 0 आ रही है। तो हमने जो डिसीजन लिया था वो हम इस तरीके से भी वो हमें एंट्रोपी के थ्रू भी डिसीजन सही आ रहा है क्योंकि हमने पार्टीशंस कर लिए। सिमिलरली जब आप केस 3 को देखते हैं उसमें जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आती है वो 1 आती है और 0.92 आती है, तो इसका जब आप एवरेज करते हैं वो 0.95 आ रहा है। तो लोवेस्ट रिजल्ट दे रहा है पार्टीशन प्रोबेबिलिटी, पार्टीशन ऑफ सेट्स। कोई क्वेश्चन इसमें? तो हम इनमें से किसकी डिसीजन लेंगे, बी वाले की? क्योंकि बी हमें एंट्रोपी वाइज अच्छा डिसीजन दे रहा है, तो आप लोएस्ट फॉर्म में देखें। एट दिस स्टेज बी का हम कंसीडर करें। ठीक। एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें हमारे पास जस्ट 2 डिसीजन है, जिसमें बी केस है और ए केस है एंड बी केस है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास डेटा सेट है। इस डेटा सेट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये एक बेस्ड ऑन ए है और सेकंड बेस्ड ऑन बी। तो अगर आप देखें इसके फर्स्ट को, तो जब ए हमारे पास ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। बट जब फॉल्स है तो एक में ट्रू आ रहा है बाकी फॉल्स आ रहे हैं। तो इसकी जब एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं पहले की तो वो 0 आ रहे हैं क्योंकि ये 0 है, बी ऑफ फॉल्स जो है वो 0 है, तो इसको 0 कर लेता है। और ये चूंकि 1 है और log 2 ऑफ 1 है वो उसको 0 कर लेता है। log 2 of 1 is equal to 0 and 0 by multiply by anything is 0। तो ये एंट्रोपी आपके पास 0 आ रही है। बट जब इसका दूसरा पार्ट आप देखते हैं तो उसकी एंट्रोपी हमारे पास 0.92 आ जाती है। एक 2/3 फॉल्स, 2/3 ट्रू, 1/3। तो उस बेस पे जो हमारे पास एंट्रोपी आ रही है वो 0.92 आ रही है। इसका जब वेटेड एवरेज करते हैं तो 0.5 आ रहा है आपके पास। जो दूसरा केस आप देखते हैं तो उसमें 3 अगर आप ट्रू देखें तो 3 ट्रू आ रहे हैं आपके पास में और एक फॉल्स आ रहा है। और जब फॉल्स आप देखते हैं तो उसमें आपके पास फॉल्स आ रहा है, only 1 false is false। तो इस बेस पे अगर आप देखें तो इसकी एंट्रोपी एक केस में 0.81 आ रही है, उसमें 0 आ रही है। तो इसका जब आप एवरेज करते हैं तो 0.44 आपके पास एवरेज
एंट्रोपी आ रही है और ऊपर केस में 0.55 आ रही है, तो केस नंबर 2 आपके पास ज़्यादा बेहतर है एट दिस स्टेज। तो हम इस डेटा सेट में आप जो है डिसीजन बी पे लेंगे तो वो उसकी प्रिडिक्शन ज़्यादा एक्यूरेसी के तरफ जाएगी। ये एक्चुअली ये बताना चाहता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एट्रीब्यूट का सेलेक्ट होना है या फीचर का सेलेक्ट होना है, ठीक हो गया। और तो अगर हम अब अपने टेनिस वाले डेटा की तरफ जाएं, अगर किसी ने प्रैक्टिस के तौर पर इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने सर ये आप जो कंडीशनिंग करते हैं ये हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं? जी, जो आपको जिस तरह बेहतर लगे उस तरह आप कर सकते हैं। समझने के लिए एग्जांपल्स देखें, अगर हम पार्टीशनिंग करें तो उससे हमें बेहतर एंट्रोपी मिल सकती है, मतलब बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं एंट्रोपी के फॉर्म में। इसकी एंट्रोपी लोएस्ट है तो हम इस पार्टीशन को भी देख सकते हैं। बट सर अगर हमारे साथ डेटा बहुत ज़्यादा है, मतलब लाइक 10 कॉलम है, 20 कॉलम है, तो फिर उसका कैसे हम करेंगे? तो अगर आपके पास 10 कॉलम्स का डेटा है और 200 रोज का डेटा है या 2000 रोज का डेटा है, तो आप उसमें भी इसको कंसीडर कर सकते हैं कि प्रोग्राम के थ्रू आप निकाल सकते हैं उसको फ्रेम्स में कि इसकी एंट्रोपी ये आ रही है। टाइम कंज्यूमिंग तो है, बट ये इसको प्री प्रोसेसर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि मैंने डिसीजन किस पे लेना है। तो जब ये प्री प्रोसेसिंग हो जाएगी, डिसीजन आपके लिए आसान है। ओके, तो जो हमारे पास इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है एट्रीब्यूट की सिलेक्शन। अगर आपके पास डेटा सेट में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, फीचर्स है, उस बेस पे आपने डिसीजन लेने हैं, तो कौन सा एट्रीब्यूट आपको बेहतर रिजल्ट दे रहा है उसकी सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम टेनिस के डेटा पे वापस जाएं और देखें कि हम उसमें कौन से एट्रीब्यूट को, ह्यूमिडिटी, आप लोग आवाज आ रही है ऑनलाइन? जी सर आ रही है आवाज। ओके, क्योंकि बाइनरी डिसीजन ज़्यादा अपने डिसीजन ज़्यादा इजी होता है जब आपके पास यस और नो का हो। तो हम ऐसे फीचर उसमें ढूंढेंगे जिसमें यस और नो के फॉर्म में हमें डिसीजन मिले। और जिस फीचर के डिग्री ऑफ डिसऑर्डर सबसे कम हो, वो फीचर हम टेनिस वाले डेटा में देखेंगे। हम इसके जो इसको कैसे मेजर करेंगे इसकी एंट्रोपी को, कि वो हमें जो है वो जो है वो एट्रीब्यूट हमें दे लेस एंट्रोपी। अगर आप देखें इस टेनिस के डेटा को, सेम डेटा है, अगर आप इसके ह्यूमिडिटी को देखें तो वो टोटल आपके पास डेटा कितना है, 14 है। उसमें जो आपके पास यस है वो 9 है और जो आपके पास नो है वो 5 है। 5 आपके पास नो है, नोज है, एंड 9 आपके पास यसेस है। तो इसको आप ऐसे कहें 9 प्लस और 9 यस और 5 नोज और 5 नेगेटिव। तो इसकी जब आप एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं वो आपके पास 0.940 आ जाती है। लेकिन अगर आप इसको एक ट्री के फॉर्म में लिखें तो उसमें आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है। फॉर एग्जांपल एक एट्रीब्यूट हम सेलेक्ट करते हैं ह्यूमिडिटी को, जिसमें आपके पास क्या आ रहा है, हाई और नॉर्मल 2 बाइनरी रिजल्ट आ रहे हैं। जब आप हाई को देखते हैं तो उसमें 3 गैसेस हैं और 4 नेगेटिव्स हैं, और नॉर्मल में 6 पॉजिटिव्स हैं और 1 आपके पास नेगेटिव है। तो ये ट्री आपके पास बन जाती है। तो जब आपके पास ह्यूमिडिटी की जब आप एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं, पार्टीशन वाला कॉन्सेप्ट वही इधर भी यूज हो रहा हो। तो जब आप 3 आउट ऑफ 7 इस पार्टीशन में देखते हैं वो आपके पास पॉजिटिव्स हैं और 4 आउट ऑफ 7 आपके पास नेगेटिव्स हैं। तो इसकी जब एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं ह्यूमिडिटी की, व्हेन ह्यूमिडिटी इज हाई,
तो आप उसका जब डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस देखते हैं तो वो क्या आता है 0.985 आता है। ठीक हो गया। बट जब आप इसकी ह्यूमिडिटी को नॉर्मल पे देखते हैं एंट्रोपी, वो आता है 0.592। तो चूंकि ये दोनों जो है नॉर्मल एंड हाई ह्यूमिडिटी का पार्ट हैं, तो आपने दोनों का एवरेज लेना है। जब आप दोनों का एवरेज लेंगे तो आपके पास जो एवरेज एंट्रोपी आती है ह्यूमिडिटी की वो 0.789 आती है। ठीक हो गया। हम जो है तो अगर जो आपके पास पहले एंट्रोपी थी वो क्या थी? पहले जो आपके पास एंट्रोपी थी वो 0.940 थी। ये एंट्रोपी आपके पास प्ले की आ रही थी। आज जब आपने ह्यूमिडिटी पे इसको डिवाइड नहीं किया था तो वो आपके पास आ रही है 0.940। लेकिन जब आपने ह्यूमिडिटी को कंसीडर कर लिया तो आपके पास एंट्रोपी क्या आ रही है 0.789, 0.940 और 0.789। तो जब आपने अपने डेटा सेट को ह्यूमिडिटी के फॉर्म में लिखना या उसको फिल्टर आउट किया तो आपके पास जो गेन आ रहा है वो हाई एंट्रोपी माइनस करंट एंट्रोपी। तो जब आपने इसका गेन निकाला, गेन को आप लोगों ने देखना है 0.151 आपके पास आ गया, या आप इसको इम्प्रूवमेंट कहें कि मेरे रिजल्ट में जो इम्प्रूवमेंट आई है वो 0.151 आ रही है। सर वो जो 0.940 वाला आंसर है तो वो किस फॉर्मूले के थ्रू आया था? वो जस्ट प्ले को आपने देखा था कि प्ले करेगा या नहीं करेगा सारे एट्रीब्यूट, फिर आपने सारे एट्रीब्यूट में एक ह्यूमिडिटी को उठाया, उस बेस पे आपने डिसीजन लेने की कोशिश की, तो आपके पास एंट्रोप जो है वो नेगेटिव एंट्रोपी आ गई। इट मींस होमोजेनिटी की तरफ आपका रिजल्ट जा रहा है। तो इट मींस पहले डिसीजन से दूसरा डिसीजन बेहतर है आपके पास। तो जो आपके पास गेन है उसका जनरलाइज फार्मूला ये कि जो सेट की एंट्रोपी है उससे जो आपकी पैटर्न्स में जो आपने डिवाइड किया था उस एंट्रोपी को माइनस करते हैं तो आपके पास गेन आ जाता है। जो ये फार्मूला हमने 0.940 माइनस 0.789 का जो गेन हमने कैलकुलेट किया वो क्या है 0.151 है। ये आई गेस इतना मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही इजी है और आई गेस आप लोग को समझ आ रही है। अब आप हमारे पास टेम्परेचर भी है, ह्यूमिडिटी भी है। अब अगर हम टेम्परेचर पे देखें इसके क्लासिफायर अगर हम एट्रीब्यूट जो क्लासिफायर के लिए हमने यूज करने हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर करते हैं, तो जो आपके पास इनिशियल एंट्रोपी थी वो क्या आ रही 0.940, ये आपके पास इनिशियल एंट्रोपी है आप प्ले की। ठीक हो गया। जब हम टेम्परेचर चूंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, कूल माइल्ड एंड हॉट, ठीक हो गया। तो जब आप इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर जब हॉट हो तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो उसमें हमारे पास जो डिसीजन आता है वो टू ट्रू है और टू फॉल्स है। अगर आप टेबल को देखें कंफर्म भी कर सकते हैं हम, टेम्परेचर जब हमारे पास हॉट हो तो 2 9 है और एक यस यस है। ठीक हो गया। तो जो आपके पास एंट्रोपी आ रही है वो इसकी 0 आ रही है। 2 आउट ऑफ 4 1/2 log of 1/2 माइनस log of 1/2। तो आप इसको ऐड करेंगे तो जो भी आपके पास 0 आ जाएगी, माइनस 2/4 log 2/4। सेम इसको दोबारा लिखें। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास इसकी एंट्रोपी 0 आ जाएगी।
ओके। सिमिलरली जब आप माइल को देखते हैं तो उसमें जब आप कैलकुलेट करते हैं उसकी एंट्रोपी, सिमिलर प्रोसीजर हमने प्रैक्टिस कर लिया। जस्ट आपने यस और प्रोबेबिलिटी निकाली है, रेशो निकालनी है, उस पर जब आप एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास 0.918 आ रही है, और देन जब हमने कूल को देखना है तो वो हमारे पास 0.811 आ रही है। और इसका जब आप एवरेज करते हैं, चूंकि 4 आउट ऑफ 14 आपके पास हॉट की किस्म में है, 6 आउट ऑफ 4 + 2 वो माइल्ड में है, और 4 आउट ऑफ 14 आपके पास कूल में है, तो वो अगर आप इसका एवरेज निकालते हैं तो आपके पास एवरेज एंट्रोपी आती है 0.9111। देन आप उसमें जब गेन कैलकुलेट करते हैं तो 0.029 आपके पास गेन आ रहा है। तो गेन पॉजिटिव चीज है और एंट्रोपी नेगेटिव चीज है। गेन बढ़ रहा है तो आपकी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। और ह्यूमिडिटी का जो गेन हमारे पास आ रहा था, ह्यूमिडिटी के केस में अगर आप देखें तो जो आपके पास गेन आ रहा है वो 0.151 आ रहा है। से अगर आप जो आपकी एंट्रोपी हाई और नॉर्मल में डिवाइड करते हैं तो एंट्रोपी आपके पास 0.985 आ रही है, और जो वेट है उसका 7/14। सिमिलरली जब नॉर्मल ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करते हैं उसका जो वेट है वो 7/14 है, तो इसको जब आप एवरेज करते हैं तो एंट्रोपी हमारे पास 0.798 आ रही है। तो जो हमारे पास गेन है वो 0.151 है, 0.94 जो कि इनिशियल एंट्रोपी है, -798 करंट एंट्रोपी। तो इसका जब आप गेन कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास 0.151 आ रहा है। तो ये गेन कम है और ये ज़्यादा है, तो ये हमें बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं कंपेयर टू टेम्परेचर के। ये एंट्रोपी है और ये एंट्रोपी है। अच्छा, हम एक और क्लासिफायर देखते हैं, आउटलुक को। तो आउटलुक पे हमें क्या एंट्रोपी के रिजल्ट मिल रहे हैं। तो जो आउटलुक पे हमें एंट्रोपी के रिजल्ट मिल रहे हैं वो आपके पास सनी, ओवरकास्ट और रेन, उसमें जो आपके पास एंट्रोपी के रिजल्ट आ रहे हैं 0.971 है, ओवरकास्ट पे 0 है, और रेन पे 0.971 है। इनका जब वेटेड एवरेज निकालते हैं तो वो हमारे पास 0.694 एंट्रोपी आती है, और गेन जो हमारे पास अचीव हो रहा है वो 0.248 है। और अगर विंड को देखा जाए तो उसमें जो हमें गेन अचीव हो रहा है वो 0.048 है। तो करेंटली आउटलुक जो है वो हमें ज़्यादा गेन दे रहा है। तो हम आउटलुक को अगर चारों केसेस क्लासिफायर को आप विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और आउटलुक को देखें तो हमें जो बेस्ट क्लासिफायर दे रहा है वो आउटलुक बेस्ट। तो जो हमारे पास टेनिस का डेटा है उसके लिए जो हमारे पास बेस्ट क्लासिफायर है वो आउटलुक के डेटा को कंसीडर करना है। So which attribute is the best classifier? At root node we will classify the data with outlook, क्योंकि वो हमें ज़्यादा गेन दे रहा है या लेस लीस्ट हमारे पास एंट्रोपी दे रही है। तो जो हमारा क्लासिफायर होगा इस डेटा सेट के लिए वो आउटलुक बेस्ड क्लासिफायर है। गेन कंपैरिजन अगर आप देखें तो आउटलुक पे हमें 0.246 मिल रही है, ह्यूमिडिटी बेस 0.151 है, विंड बेस 0.048 है, और टेम्परेचर बेस 0.029 है। जो अगर आप गेन बेस देखें तो आउटलुक हमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये हमारे पास बेस्ट क्लासिफायर है कर्नली, अगर हम एट्रीब्यूट्स को देखें तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम आउटलुक बेस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक ट्री बना सकते हैं। तो आपका जो डेटा है वो जो आपके पास इनिशियल डेटा सेट था उसको अगर आप आउटलुक बेस पे डिवाइड करें तो आपके पास
3 नोड्स आ जाते हैं, 3 ब्रांचेस आ जाती है आपके पास। रेन को अगर सिर्फ आप फिल्टर आउट कर दें और कास्ट को कर लें और सनी को कर लें, तो ये आपके पास ब्रांचेस आ गई। सनी बेस पे कर लें, ओवरकास्ट कर लें, रेन कर लें। ये फिल्टरिंग बहुत ही इजी है एक्सेल में या पाइथन में। ये आप जस्ट अपने डेटा फ्रेम को रेन लिखेंगे तो आपके पास रेन का डेटा आ जाएगा। और आप लोग अभी कर भी रहे होंगे टूल्स टेक्निक्स में। डेटा फ्रेम को आप ओवरकास्ट से करेंगे तो आपके पास सिर्फ ओवरकास्ट वाले डेटा आ जाएगा। ये बहुत इजी है पाइथन में। तो अगर आप इसको देखें डेटा सेट को, तो ये सारे ओवरकास्ट है तो सारे यस है, क्या यस है। ये अगर आप इस डेटा सेट, आपको डेटा सेट क्लियर नजर आ रही है? अगर आप ओवरकास्ट को देखें तो प्ले सारा यस है, तो इस डेटा सेट की जरूरत ही नहीं। जब ओवरकास्ट आएगा आउटलुक का तो आप डिसीजन यस आपने ले लिया। तो इसलिए ओवरकास्ट इज यस। जस्ट आपके पास रेन और सनी रहेंगे। अगर आप इनके डेटा को देखें तो इनका डेटा मिक्स है, तो ये कंप्लीट सेपरेट नहीं हुआ अभी भी। इस बेस पे आपका डिसीजन ऐसे सॉलिड नहीं है। जस्ट ओवरकास्ट आएगा तो आपका डिसीजन यस है। बट जब रेन और सनी है तो प्ले आपके पास क्लियर नहीं है कि सन की वजह से, गर्मी की वजह से खेला जा सकते हैं नहीं देखता है। बट और रेन में भी सिमिलर। जब ओवरकास्ट है तो इट मींस बारिश नहीं हुई, बादल वगैरह हैं, तो मौसम साजगार है खेलने के लिए, तो यस है। तो जब हमारे पास ये कंप्लीट सेपरेट नहीं होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सेम वही प्रोसीजर हम अडॉप्ट कर सकते हैं जो हमने पिछले केस में यूज कर दिया कि हमने पार्टीशंस कर लिए। वो रिकर्सिव मेथड के थ्रू हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो जब इस सारे प्रोसेस जो हमारे पास ट्री बन जाती है, एक्चुअली हमने ये ट्री बनाना है जो एंट्रोपी बेस्ड में हमारा जो ट्री बन गई है जिस पे आपने डिसीजन लेना है, तो ये ट्री हमारे पास बन जाती है। जब आउटलुक है, आउटलुक आपके पास 3 डिफरेंट कैटेगरी में, सनी, ओवरकास्ट और रेन। जो आपके पास ओवरकास्ट है वो यस आता है। बट जब आपके पास सनी है तो आपने, और रेन है तो आपने एक और पैरामीटर को देखना है जो कि रिकर्सिव मेथड से हमें पिछले रिजल्ट से आ रहे हैं कि आप जब ह्यूमिडिटी हाई है तो इट मींस नो प्ले। फिर अगर आप, जब आपके पास ये डेटा सेट आ गया तो फिर आपने क्या करना है? अब इन डेटा सेट को देखें, ह्यूमिडिटी को, ह्यूमिडिटी जब हाई है तो आपके पास डिसीजन नो है। ठीक हो गया, नजर आ रही है आपको? यस। और जब ह्यूमिडिटी नॉर्मल है तो यस है। सिमिलरली तो जो आपका डिसीजन, अगर आप ह्यूमिडिटी बेस पे लें तो आपके पास बाइनरी डिसीजन आ रहा है, सिंपल डिसीजन यस और नो। तो पहला जो आपका रूट नोट हो गया वो आउटलुक हो गया, आउटलुक हो गया। एंड देन आपके पास लेफ्ट पे जो आपके पास नोड बन रहे हैं वो ह्यूमिडिटी है, जिस पे आपको जब हाई है तो नो है और जब नॉर्मल है तो आपके पास यस है। तो एक लेफ्ट ब्रांच आपकी बन गई है। सिमिलरली जब आपने विंड को देखना है तो विंड में आपके पास स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट है। जब आपके पास रेन है तो जब विंड वीक है तो प्ले है, जब विंड स्ट्रॉन्ग है तो नो है। तो जो हमारे पास दूसरा डिसीजन आ गया वो क्या है? बाइनरी डिसीजन। जब विंड स्ट्रॉन्ग है तो नो है और जब वीक है यस। तो हमारे पास एक ट्री बन गई है जिसमें हम इस ट्री को फॉलो करते हुए हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमने क्लासिफिकेशन कैसी करनी है। सर एक क्वेश्चन है ऑनलाइन, आप लोग वेट कर ले थोड़ा सा जी। ओके सर। एक मिनट। एजाज का क्वेश्चन है कि एक रो में हाई पे बी
राइट में आप कह रहे हैं, लेफ्ट पे, हाई पे कहाँ आ रहा है? बट ह्यूमिडिटी आपने सन में कंसिडर किया है, सनी में। इन रेन में आप किसको कंसिडर कर रहे हैं? रेन को। तो वो ऑलरेडी जो है वो उसमें फिल्टर आउट हो गया है सनी में, तो इसलिए वो इफेक्ट नहीं करेगा। आपने सनी को देख के फिर आपने किस पे डिसीजन लिया है? ह्यूमिडिटी पे लिया है। और जब आप रेन है तो रेन में आपने वेंट पे कर दिया, तो वो फिल्टरिंग हो गई उधर। तो चूंकि वो ऑलरेडी रेन पे आप फिल्टरिंग कर रहे हैं, तो इसलिए वो अगर आपका एक डिफरेंट आ रहा है तो वो फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि अपर डिसीजन वैसे ही उसको फिल्टर आउट कर लिया। तो क्वेश्चन कोई है इसके अलावा? जी ऑनलाइन आपका कोई क्वेश्चन था? यस सर। सर ये जो हमने आउटलुक के बाद ह्यूमिडिटी, विंड या टेम्परेचर को चूज किया सर, ये भी हमने गेन के बेस पे किया है? जी ये गेन के बेस पे हमने ये फिल्टरिंग कर लिया। टेबल से भी आपको नजर आ रहा है कि हम इस बेस पे डिसीजन ले सकते हैं। आपको आवाज आ रही है क्लियर? यस सर, आपकी आवाज आ रही है जी। तो ये जो हमारे पास ट्री आ गई, तो जो हमारे पास जो हमारा इनिशियल क्वेश्चन था, जब आपके पास सनी आ रहा है, माइल्ड आ रहा है, हाई आ रहा है, स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो इसका डिसीजन क्या होगा? तो इस ट्री को देख के आप, सनी है, फिर आपके पास हाई है ह्यूमिडिटी, तो आपके पास डिसीजन वो है सनी है, ह्यूमिडिटी है, हाई है, तो जो आपके पास डिसीजन आ रहा है वो नो है। सनी है, सनी है, और फिर आपके पास जो ह्यूमिडिटी वो हाई है तो नो है। और जब आपके पास रेन है और विंड स्ट्रॉन्ग है तो डिसीजन आपके पास नो है। जो आपकी प्रिडिक्शन है वो नो की तरफ जा रही है। जब ये आपके पास ये पूछा गया है, जब ये चीज ये डेटा आपके पास आ गया कि क्या प्रिडिक्शन है, तो वो नो है। तो हमारे इनिशियल क्वेश्चन था कि जब ये कंडीशन आएगी, तो क्योंकि वो टेबल में डेटा हमारे पास नहीं था, तो इस ट्री बेस पे हम वो डिसीजन ले सकते हैं, प्रिडिक्शन ले सकते हैं कि जो प्ले का डिसीजन है वो नो है, जो हमारे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है। तो हमने क्या रूल जनरेट किया है सारे प्रोसेस से? अगर हमने इसको एल्गोरिथम के तौर पे लिखना है, सारे प्रोसीजर जो हमने कर लिया एंट्रोपी बेस पे हमने डिसीजन निकाल लिया, तो जो हमारा एल्गोरिथम बनेगा वो बड़ा सिंपल बनेगा। आपने क्या करना है? पहले आउटलुक को कंसिडर करना है। अगर आउटलुक हमारे पास सनी है और ह्यूमिडिटी हाई है, देन टेनिस इज इक्वल टू नो। अगर हमारे पास आउटलुक सनी है और ह्यूमिडिटी नॉर्मल है, तो देन टेनिस इज इक्वल टू प्ले। ये आपका जो एल्गोरिथम बनता है वो जस्ट 4 और 5 लाइंस का एल्गोरिथम बन गया। जब आउटलुक आपके पास ओवरकास्ट है, देन इट मींस टेनिस इज प्लेड और टेनिस इज इक्वल टू प्ले। यस। और जब आपके पास आउटलुक रेन है, देन आपने विंड को देखना है। जब विंड स्ट्रॉन्ग है तो टेनिस नो है, और जब विंड वीक है तो टेनिस यस है। तो ये आपका एक एल्गोरिथम बन गया, जिसको ट्री डिसीजन ट्री एल्गोरिथम, या उसकी जो हमने क्रिएशन की है उस ट्री की, वो ये है। तो जो हमारे पास इसको ID3 भी कहते हैं, इटरेटिव डायकोटोमाइजर 3। तो इसमें हमने क्या करना है? हर नोड पे जो है वो एक एट्रीब्यूट चूज करने जो हमें बेस्ट क्लासिफिकेशन दे। जो हमने हर नोड पे क्लासिफायर देना है जो हमें लोकल डेटा को एक अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट कर सके।
जो रूट के करीब नोड होंगे वो हमें हाई इंफॉर्मेशन गेन है। जिस तरह हमने आउटलुक पे बेस्ड ऑन गेन हमने डिसाइड किया कि हमें गेन अच्छा दे रहा है, तो जो है हमने इंफॉर्मेशन गेट एट्रीब्यूट के थ्रू एट्रीब्यूट्स जो रूट नोड के जो करीब हो के वो चूज करना है। शॉर्ट ट्री जो होते हैं वो हमें प्रेफर करते हैं लॉन्ग पे, क्योंकि उसमें डिसीजन हमारे पास इजीली आ जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल जो ट्री बनी है, ये आपके पास जो ट्री बनी है चूँकि बड़ी शॉर्ट है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल रूट नोड से लेकर इन तक कोई 100 लाइंस या 100 नोड्स हो, तो देन आपका एल्गोरिथम बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए शॉर्ट ट्रीज जो है लॉन्ग ट्री पे हम प्रेफर करते हैं कि जो शॉर्ट ट्री बने वो ज़्यादा अच्छा है। जनरलाइजेशन ऑफ द गिवन डेटा जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है जनरलाइजेशन, ताकि अननोन डेटा पे वो आपको अच्छे रिजल्ट दें। जो कि एक अननोन डेटा पे हमने डिसीजन चेक किया है इसका, तो वो जो नो हमने डिसीजन लिया है, तो हमने एक अननोन डेटा पे वो डिसीजन लिया है। ग्रेडी सर्च प्रोसेस एक एल्गोरिथम आप लोगों ने पढ़ा, इस बेस पे हमने हमें अच्छा रिजल्ट दें करंट नोड पे, हम जो डिसीजन ट्री है वो ग्रेडी सर्च प्रोसेस पे है, जो आपको उस नोड पे अच्छे रिजल्ट दे। तो वो जरूरी नहीं कि वो आपके पास ऑप्टिमाइज रिजल्ट है, तो उसमें एरर का चांस होता है। तो ग्रेडी सर्च प्रोसेस पे ये डिवीजन, ग्रेडी सर्च प्रोसेस, तो वो ऑप्टिमाइज रिजल्ट हो भी सकते और हो भी नहीं सकते। ये जो हमने एक ट्री बना ली है एंट्रोपी बेस्ड में, ये इसकी वाहिद वो ट्री नहीं है, यूनिक डिसीजन नहीं है। हम और बहुत सारे ट्रीज बना सकते। फॉर एग्जांपल जो हमारा रूट नोड है, अगर हम उसको टेम्परेचर कर लें, देन हम आउटलुक को देखें, ह्यूमिडिटी को देखें, बट अगर इस ट्रीज को देखें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हमारे पास ट्रीज बन जाती है। जो पहले वाला ट्री था वो रिलेटिवली ईजी था, 2 नोड्स पे हम डिसीजन ले सकते थे। इस केस में अगर आप देखें तो आपका डिसीजन 1 2 3 4 नोड तक जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें कितने रूल्स और कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी बनस्बत उसके। सिमिलरली अगर वेंट को देखें तो इसमें जो बाइनरी डिसीजन है वो 3rd नोड तक चली जाती है। तो बनस्बत टेम्परेचर के वेंट वार्म हमें रिलेटिवली अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं बेस्ड ऑन रूल्स एंड कंडीशन। तो कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा चीज हमारे लिए बेहतर है? उसके लिए ग्रेडी एल्गोरिथम्स अप्लाई कर सकते हैं हम मुख्तलिफ ट्री बना के। जो ट्री हमें बेस्ट रिजल्ट दें उसको हम चूज कर सकते हैं। क्योंकि पहले ट्री हमने एंट्रोपी बेस या गेन बेस बनाए थे, तो वो हमें अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, तो इसलिए हम पहले वाले ट्री को प्रेफर करेंगे।